गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमें वैलेंसीज पता होनी चाहिए, है ना। अगर वैलेंसीज हमें नहीं पता तो हमारे कुछ ना कुछ कोई ना कोई पोर्शन मिस रह जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत 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 सारे केमिकल फॉर्मूले आएंगे, केमिकल फॉर्मूले बनाने में दिक्कत आएगी, है ना। तो अगर हम लोग जब उस जगह पे जाएंगे तो एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। अभी सर बता रहे थे कि एनसीईआरटी की बुक से कुछ टॉपिक्स चेंज भी हो गए हैं, मतलब जो पिछले साल अभी 2-3 साल से हटाए हुए थे उनको बुक से ही हटा दिया गया है। तो हो सकता है कि इस साल उसको सिलेबस में ही ना रखना हो, इस वजह से हटा दिया उन्होंने कंपल ऑल टुगेदर। तो देख लेंगे हम लोग, जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो पढ़ेंगे ही, चाहे आपके सिलेबस में हो चाहे ना हो, ठीक है। जो चीजें रेलिवेंट होंगी, कई बार क्या होता है बीच से कोई चीज हटा देते हैं, वो भी रेलिवेंट होती है, तो हम उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। पेपर में आएगी नहीं आएगी वो बात अलग है, लेकिन हम लोग एक बार स्टडी करेंगे। ओके, चलिए वी विल बी स्टार्टिंग। सबसे पहला हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर 1 आपकी बुक का भी, और ये चैप्टर 1 हमारा केमिस्ट्री के टॉपिक का भी, है ना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज अ फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज अ केमिकल चेंज। तो क्या होता है व्हाट इज अ फिजिकल चेंज? A change which is reversible, change in the physical properties of the substance. For example, पेपर को फोल्ड कर दिया, मेल्टिंग ऑफ वैक्स और मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। ये सारे फिजिकल चेंज है, इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। बेसिकली रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की कैटेगरी में भी हम इसको नहीं डालेंगे, क्योंकि सपोज हमने पेपर को फाड़ दिया, दैट इज ऑल्सो इरिवर्सिबल, है ना, वापस से हम उसको जोड़ नहीं सकते, लेकिन वो भी एक फिजिकल चेंज ही है, वो एक केमिकल चेंज नहीं है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज जिसमें नए सब्सटेंसेस बने, सॉरी जिसमें नए सब्सटेंसेस ना बने, और केमिकल चेंज जिसमें नए सब्सटेंसेस बने। अगर नए सब्सटेंसेस बनते हैं जिनकी नई प्रॉपर्टीज होती है, ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। वेयर एज अगर पुरानी प्रॉपर्टी जैसे सब्सटेंसेस ही होते हैं तो उनको हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस, ठीक है। जैसे यहां पर अगर हम बात करें कि ये मिल्क है, हमने मिल्क को हल्का सा गर्म किया और उसके अंदर कुछ खट्टी चीज डाल दी, या फिर हमने गर्मियों में ऐसे ही छोड़ दिया मिल्क को, है ना, तो वो कर्ड बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो कर्ड बना है, क्या उसकी नई प्रॉपर्टीज हैं या उसकी पहले जैसी ही प्रॉपर्टीज है? नई प्रॉपर्टीज हैं। उसका टेस्ट अलग है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन अलग है, उसकी कैरेक्टर टेक्सचर अलग अलग है, सब कुछ अलग है। और हम इससे इसको ऑब्टेन भी नहीं कर सकते, हम कर्ड से वापस से मिल्क ऑब्टेन नहीं कर सकते। सो दिस इज अ केमिकल चेंज, है ना, दिस इज अ केमिकल चेंज। देन अगर हम पुराने यूटेंसिल्स की बात करें, तो पुराने यूटेंसिल्स पे अक्सर जंग लग जाती है, या पुराने लोहे की कोई भी चीज हो, ठीक है, उसके ऊपर जंग लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जंक लगना है, ये रस्टिंग जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये जो रस्ट की क्या कुछ नई प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग तरीके का कलर होता है इसका, या सेम कलर होता है जैसा आयरन का होता है? डिफरेंट कलर होता है। क्या टेक्सचर डिफरेंट होता है इसका, रफ होता है या स्लाइटली? इसकी नई प्रॉपर्टीज हैं, और हम इस रस्ट से वापस से आयरन ऑब्टेन नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर जब भी हम इस तरीके के चेंजेस के साथ डील करते हैं जिसमें नई प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंसेस फॉर्म्ड हैं, ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। और केमिकल चेंजेस को ही हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उस इक्वेशन को बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। बात समझ में आती? यस। फिजिकल चेंज नहीं होता रस्टिंग, ठीक है। रस्टिंग इज अ प्रॉपर, इसका हम प्रॉपरली, रस्ट का एक केमिकल फॉर्मूला होता है, एक नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म होता है, दिस इज अ केमिकल चेंज, इट इज नॉट अ फिजिकल चेंज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स से वाइन बनती है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेप्स का जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उससे वाइन बनती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है? जब ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बिना ऑक्सीजन के सांस लेते हैं, बिना ऑक्सीजन के रेस्पायर करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन ग्रेप्स के ऊपर फीड करते हैं। हमारा जैसे खाना खाते हैं ना हम, तो खाना खाते हैं वो ऑक्सीडाइज होता है, उसी से हमको एनर्जी मिलती है। तो हम जो खाना खाते हैं वो सीधे सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तब वो किस में कन्वर्ट होता है? तब वो कन्वर्ट होता है अल्कोहल में, ठीक है। एंड दिस अल्कोहल, कन्वर्जन ऑफ ग्रेप जूस, कन्वर्जन ऑफ फ्रूट जूस इनटू अल्कोहल इज अ केमिकल चेंज। इसको फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन, ठीक है। कुकिंग ऑफ फूड, खाना पकता है, ठीक है। अब
दो है, एक डाइसिंग ऑफ फूड, स्लाइसिंग ऑफ फूड, और एक कुकिंग ऑफ फूड। अब स्लाइसिंग ऑफ फूड इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि हमने क्या किया, सिर्फ फॉर एग्जांपल जो भी रॉ वेजिटेबल्स थी, हमने उन रॉ वेजिटेबल्स को क्या किया, स्लाइस कर दिया। अब वो छोटे छोटे पीस में हो गए, लेकिन अगर हम एक टोमेटो खा के देखें ऐसे नॉर्मली, और एक डाइस्ड स्लाइस्ड टोमेटो खा के देखें, तो उसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, है ना, दैट विल बी सिमिलर इन टेस्ट। व्हाई? बिकॉज इनकी प्रॉपर्टीज, मतलब ये एक फिजिकल चेंज है, बस हमने काट ही दिया है, बाकी कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस टोमेटो को किसी करी में डाल के कुक कर दें, तो अब इसका टेस्ट, टेक्सचर सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। यहाँ पे इसके अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। अब जो कुक करने के बाद फूड है उसका कॉम्पोजिशन, और कुक करने से पहले जो फूड है उसका कॉम्पोजिशन अलग अलग है। बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट। हम लोग खाना खाते हैं, खाना हमारी बॉडी के अंदर जाता है, डाइजेस्ट होता है, यस, फॉर क्लास। अच्छा बेटा, अच्छा। हाँ, क्या बोल रहे हो? तो यहाँ पर हमारा कुकिंग ऑफ फूड, ये सॉरी, ईटिंग ऑफ फूड है ना, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज, डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर फूड गया, ये छोटे छोटे पार्ट्स में तो ब्रेक हो ही रहा है, उसके साथ साथ जब तक ये फाइनल पहुंचता है, तब तक इसका केमिकल कॉम्पोजिशन कुछ और होता है, और जब एंटर करता है तब इसका केमिकल कॉम्पोजिशन कुछ और होता है। दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। ओके, ऐसे ही हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज। और भी बहुत सारे सिचुएशंस जिसमें भी आपको एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता हुआ नजर आता है, दैट ऑल थिंग्स आर केमिकल चेंजेस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस। वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स, वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। और जब भी पुराने वाले सब्सटेंस की आइडेंटिटी लूज हो जाती है, द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैज समवॉट चेंज, तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। जब पुराने वाले सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है। आपको ये सारी चीजें पता है, इसको क्या बोलते हैं? बंसन बर्नर, दिस इज कॉल्ड अ बंसन बर्नर। इसको क्या बोलते हैं? चाइना डिश। क्या बोलते हैं? चाइना डिश, पेट्री डिश, चाइना डिश, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा ऑब्वियसली यहाँ से गैस कनेक्टेड होगी। ये आप हो सकता है स्कूल में करेंगे ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली हम लोग एक बर्नर लेंगे, एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे। मैग्नीशियम आपको पता है किस चीज के अंदर पाया जाता है? आप लोगों ने देखा है ऐसी कोई चीज जिसके अंदर मैग्नीशियम हो? पटाखे जलाए हैं ना सबने, नहीं तो देखे हैं सबने एटलीस्ट जलाए हुए। तो वो जो पटाखे के अंदर से व्हाइट कलर की डार्जलिंग फ्लेम निकलती है ना, जिसको देख, मतलब जिसको देखने के लिए बेसिकली हम लोग पूरा प्रोसेस करते हैं, वो पटाखे के अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। और जब मैग्नीशियम बर्न करता है, तो उसके अंदर से एक व्हाइट फ्लेम निकलती है, डार्जलिंग का फ्लेम निकलती है, और उसके जो ऐश होती है वो भी व्हाइट कलर की होती है। तो ये जो बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स या बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम है, दिस इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, दैट हैज न्यू कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पे क्या सब्सटेंस फॉर्म होता है? यहाँ पे मैग्नीशियम, एक सेकेंड, यहाँ पे मैग्नीशियम जब बर्न करता है, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है, और क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अभी हमने बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात नहीं की है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे इसको, बैलेंसिंग वगैरह नहीं करेंगे इसकी। लेकिन यहाँ पे वो जो रिबन है, वो जो पटाखे हैं, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जलता है, और क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। तो वी विल बी सीइंग दिस। देखिए यहाँ पे, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन ऑफ अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। सैंड पेपर क्या होता है? व्हाट इज अ सैंड पेपर? हिंदी में उसको बोलते हैं रेगमाल,
ठीक है, हिंदी में बोलते हैं रेगमाल। जो आपने देखा होगा दीवार वगैरह जब पेंट होता है, पेंट होने से पहले उसको यूज किया जाता है उसके ऊपर, है ना, पुट्टी यूज की जाती है व्हाइट कलर की, ठीक है, और उसके ऊपर सैंड पेपर से उसको घिसा जाता है जिससे कि एकदम स्मूथ हो जाए वॉल, ठीक है, एक खुरदुरा सा पेपर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सैंड पेपर, ठीक है। तो अब आप एक मैग्नीशियम रिबन लोगे और मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से सैंड पेपर से घिस लोगे। सैंड पेपर से क्लीन क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता, हाँ बोलो, कई बार क्या होता है उसके ऊपर एक करोसिव लेयर प्रेजेंट होती है पहले से, ठीक है, उसको क्लीन कर देते हैं हम सैंड पेपर से घिस कर, ठीक है। जब हाँ आप इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट्स करोगे ना, क्लास 10th में आपका एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट्स जब आप करोगे तो उसमें भी सारे वायर्स को पहले आप स्कूल में सैंड पेपर से घिसोगे। उससे क्या क्या होता है, अब देखो लास्ट टाइम कब हुए होंगे एक्सपेरिमेंट, 1 साल पहले जब पिछली वाली क्लास पहुंची होगी क्लास 10th में, है ना। तो 1 साल से इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए होंगे, तो वो जो वायर थे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर करके क्या हो गया है, उनके ऊपर थोड़ी सी ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। तो अब जब आप करने जाओगे तो क्या होगा, कनेक्शंस प्रॉपरली बनेंगे नहीं, इसलिए हम पहले क्या करते हैं, उस वायर को सैंड पेपर से घिसते हैं जिससे कि वो क्लीन हो जाए और वो ऑक्साइड की लेयर रिमूव हो जाए। बात समझ में आ गई? अंडरस्टूड ना एवरीवन? ठीक है, तो यहाँ पे क्लीन मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर और होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग्स किसे बोलते हैं? पकड़, ठीक है, हमारे किचन में होता है ना गरम बर्तन पकड़ने के लिए एक टोंग्स, ठीक है। तो उससे क्या यहाँ पे भी होता है, अगर हम गरम रिबन पकड़ लेंगे या अगर रिबन पकड़ लेंगे हाथ से और उसके बाद उसको जलाएंगे तो हमारे हाथ जल सकते हैं, इस वजह से हम उसे किस चीज से पकड़ते हैं, पेयर ऑफ टोंग्स से, ठीक है। बर्न इट यूज, ये इसको बोलते हैं टोंग्स, देखा है ना आपने ये, ठीक है। और ये है हमारा मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, ये हल्का सा व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको, इसको हमें किससे घिसना पड़ेगा, सैंड पेपर से घिसना पड़ेगा, तो ये नॉर्मल कलर में आ जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर की ऑक्साइड की लेयर रिमूव हो जाएगी, ठीक है। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और अ बर्नर। स्पिरिट लैम्प क्या होती है, व्हाट इज अ स्पिरिट लैम्प? आपने वो देखा है शादी वगैरह में खाना गर्म करने के लिए नीचे छोटे 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 बर्नर्स रखे हुए होते हैं, ठीक है, उसके अंदर बस आग लगा देते हैं और वो जलते रहते हैं थोड़ी देर तक, जब जलना बंद हो जाते हैं तो हटा देते हैं, दूसरे चेंज कर देते हैं। उसके अंदर पता है क्या होता है, उसके अंदर जैसे पहले लालटेन आती थी ना, ठीक है, उसके अंदर वैसे केरोसिन या स्पिरिट भरी हुई होती है, ठीक है। तो हम लैब में दो तरीके के बर्नर्स यूज करते हैं, एक बंसन बर्नर और एक स्पिरिट लैम्प। स्पिरिट लैम्प की फ्लेम हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो जितनी तेज जलेगा उतनी तेज जलेगा, उसका उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये जो बर्नर होता है यहाँ पे, ये नोजल दिख रही है, इसको अगर हम ओपन क्लोज करेंगे तो हमारे किचन वाले बर्नर की तरह वो कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो जब हमें सिंपल एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, ज्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, तब हम स्पिरिट लैम्प यूज करते हैं। जब हमें मतलब कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, फ्लेम का क्वांटिटी चेंज करनी होती है, तब हम बंसन बर्नर यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे हम, ये मैग्नीशियम रिबन है हमारा, ठीक है, ये बंसन बर्नर है हमारा, हम बंसन बर्नर पे फ्लेम जलाएंगे, बंसन बर्नर पे फ्लेम जलाएंगे और मैग्नीशियम रिबन को क्या करेंगे, उसके पास लेकर जाएंगे, और इस पे क्या आएगी, इस तरीके की चिंगारी वाली फ्लेम दिखाई देगी आपको। ये देखा है आपने, ठीक है, जैसे स्पार्क, जैसे वो होता है ना वेल्डिंग, ठीक है, उस तरीके की, या जैसे जब पटाखे जलते हैं तो इस तरीके की फ्लेम दिखाई देगी आपको, ठीक है। और उसके बाद जब आप इस रिबन को यहां लेकर आओगे तो यहाँ पे व्हाइट कलर की ऐश गिरेगी, दिस इज व्हाइट ऐश, ठीक है। ये जो नीचे फॉर्म हो रहा है ये क्या है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये जो रिबन बर्न हो रहा है ये क्या है, ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ऐश इकट्ठी होगी हमारी, इसका ऑल टुगेदर एक बिल्कुल ही डिफरेंट कॉम्पोजिशन होगा इस रिबन से, ठीक है। दिस चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज, दिस चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। जहां पे भी नए सब्सटेंसेस फॉर्म हो, पुराने सब्सटेंसेस की जगह पर नए सब्सटेंसेस फॉर्म हो, ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस, ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? मैग्नीशियम ऑक्साइड which is a new substance which is formed. तो यहाँ पे as we have observed that magnesium ribbons burn with a dazzling white flame, so this is a chemical change. It changes into a white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen.
समझ में आ गई बात? किसी को डाउट यहाँ पे? फवाज, एनी डाउट? पक्का? इधर पीछे एनीवन? आशवी, एनी डाउट? पक्का क्लियर है? ठीक है, ओके। दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो, अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम दो नेक्स्ट एक्टिविटी इज, एक टेस्ट ट्यूब लिया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड लिया और यहाँ पे हमने लेड नाइट्रेट लिया। कोई बता सकता है लेड नाइट्रेट का वो क्या होगा फॉर्मूला? मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। स्वामी का लेड नाइट्रेट, लेड की वैलेंसी होती है 2 और नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1 -1। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PbNO3 होल ट्वाइस। तो ये आ जाएगा लेड नाइट्रेट इज PbNO3 होल ट्वाइस। अनुभव, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर पोटेशियम आयोडाइड? KI। पोटेशियम की कितनी होती है? 1। आयोडीन की भी कितनी होती है? 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? KI। ठीक है, तो दिस विल बी पोटेशियम आयोडाइड, दिस विल बी पोटेशियम आयोडाइड KI, एंड दिस विल बी लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। ओके, इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि आपको वैलेंसीज याद होनी चाहिए। ये वैलेंसीज याद नहीं होंगी तो हम से ये गलत बनाएंगे, ये गलत बनाएंगे तो रिएक्शन गलत ही होगी, फिर तो सही होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो पोटेशियम आयोडाइड है इसे ड्रॉपर बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अ ड्रॉपर। तो एक ड्रॉपर से लेकर हम पोटेशियम आयोडाइड को इससे इसमें डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, एंड वी विल ऑब्जर्व कि क्या चेंजेस हो रहे हैं रिएक्शन में। ओके, अंडरस्टूड? बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक ड्रॉपर लेंगे, ड्रॉपर से पोटेशियम आयोडाइड पिक करेंगे एंड इसके अंदर ड्रॉप करेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे दिख रहा है इट चेंजेस इनटू येलो कलर्ड सब्सटेंस। ठीक है, ये यहाँ पे मैं आपको रिएक्शन पहले बता देता हूँ कि रिएक्शन कौन सी हो रही है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या है। लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस reacts with potassium iodide and the new substance formed is lead iodide PbI2 plus पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। अभी बैलेंस नहीं किया मैंने ये रिएक्शन। ठीक है, ये जो नया सब्सटेंस PbI2 फॉर्म होता है ना, ये येलो कलर का होता है, दिस इज ऑफ येलो कलर। तो यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब के अंदर अब क्या पहले जैसे पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट रखा हुआ है या कोई नया सब्सटेंस बन गया? नया सब्सटेंस बन गया जिसका कलर क्या था? पहले वाले दोनों कलरलेस थे, अब इसका कलर क्या हो गया? येलो कलर का। तो क्योंकि नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है जिसका नया कलर है, इस वजह से इसको बोलते हैं अ केमिकल चेंज। दिस इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। बात समझ में आई? क्लियर है ना यहाँ तक? ओके, दिस इज अ केमिकल चेंज। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया इन चेंजेस के अंदर, तो ध्यान से देखना ये सारे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने थोड़ा सा जिंक लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, H2SO4 लिया, और अब हम इस जिंक को डालेंगे इसके अंदर और H2SO4 को डालेंगे इसके अंदर और कुछ चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले कोनिकल, इसको बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क, पढ़ा है आपने? ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ कोनिकल फ्लास्क। तो हमने सबसे पहले थोड़ा सा जिंक लिया, जिंक को इसके अंदर ड्रॉप कर दिया, फिर हमने जिंक ग्रैन्यूल्स, ठीक है, फिर हमने डाइल्यूट H2SO4 लिया, उसको हमने क्या किया, इसको हमने उठा के इसके अंदर ड्रॉप कर दिया। ओके, इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है ये। चलो रहने दो, अभी इसके अंदर जब हम ड्रॉप कर देंगे इसको, तो यहाँ पे ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा विच इज कॉल्ड जिंक सल्फेट। क्या फॉर्म होगा? जिंक सल्फेट। और उसके साथ साथ एक गैस लिबरेट होगी, दैट विल बी हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे अगर जिंक जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है
तो यहाँ पे फॉर्म होता है जिंक सल्फेट, और एक गैस लिबरेट होती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। ठीक है, यहाँ पे कॉर्क लगा दी हमने। कॉर्क इसलिए लगा दी ताकि वो गैस निकल ना जाए बाहर। ग्लास ट्यूब से हमने कलेक्ट की उस वाली गैस को। फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये वर्क नहीं कर रहा है एनिमेशन, वरना यहाँ पे आपको दिखते हैं बबल्स फॉर्म होते हुए। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ बबल्स दिखते हैं, विच मतलब उससे क्या पता चलता है कि कोई गैस इवॉल्व हुई है। हीट इज गिवन आउट, दैट इज यहाँ पे जब हम इसको टच करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये कोनिकल फ्लास्क गर्म हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हीट इज गिवन आउट। ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट लिबरेट होती है उनको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जिसमें हीट लिबरेट होती है, हीट इज गिवन आउट, ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। ठीक है, खाली हीट नहीं, अगर एनर्जी किसी भी फॉर्म में लिबरेट आउट होगी तो हम उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें हीट यूज होती है उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे अच्छा, और क्या चीज ऑब्जर्व हुई हमको, और ये चीज ऑब्जर्व अब जाके हो रहा है, बबल्स दिख रहे हैं, कैन यू सी द बबल्स। ठीक है, और क्या चीज हमें यहाँ पे ऑब्जर्व होती है, और हमें ये दिखता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो गया। यहाँ पे ये सॉलिड था, ये लिक्विड था, या एक्वस मान लो, एक्वस था। ठीक है, ये तो एक्वस फॉर्म हुआ, लेकिन इसके साथ साथ कौन सी गैस लिबरेट हुई, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। तो स्टेट भी चेंज हो सकती है एक केमिकल रिएक्शन होते वक्त। ठीक है, तो फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटी पढ़ी अभी हमने, कौन कौन सी, मैग्नीशियम रिबन वाली, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट वाली, और तीसरी ये वाली जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड वाली। इन तीनों में मिला के आपने क्या क्या चीजें देखी, पहले आप मुझे ये बताइए, क्या क्या चेंजेस जो हमको दिखाई दे रहे थे, ऐसे कौन कौन से चेंजेस थे। नहीं, केमिकल चेंज तो हो रहा है, ठीक है, आपको ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, चेंज इन कलर, ओके, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, गैस निकल रही थी, एवोल्यूशन ऑफ गैस, और एक उसमें पोटेशियम आयोडाइड नीचे बैठ रहा था येलो कलर का, उसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो जब नीचे कोई चीज बैठ जाए तो उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और जब कोई चीज ऊपर निकले तो उसको बोलते हैं फॉर इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई आपसे बोलेगा वेदर द चेंज इज फिजिकल और द चेंज इज केमिकल, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अगर इनमें से कुछ हो रहा है, ठीक है, एक या एक से ज्यादा चीजें, ठीक है, तो हम बोलेंगे द चेंज इज केमिकल। ठीक है, हो सकता है स्टेट चेंज ऐसे भी हो जाए, फिजिकल चेंज में भी स्टेट चेंज होती है। ठीक है, कई बार क्या कहते हैं, कलर चेंज फिजिकल उसमें भी होता है। ठीक है, लेकिन अगर इनमें से ज्यादा चीजें हो रही हैं, देन द चेंज विल बी कॉल्ड केमिकल चेंज, अदरवाइज इट विल बी फिजिकल, है ना। नए सब्सटेंसेस अगर फॉर्म हो रहे हैं नई प्रॉपर्टी के साथ, देन द चेंज विल बी केमिकल, और अगर नए सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहे, देन द चेंज विल बी फिजिकल। बात समझ में आ गई, यहां तक सबको क्लियर है। तो फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प टू डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। कौन कौन से हैं वो, सबसे पहला चेंज इन स्टेट, ठीक है, नेक्स्ट चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, अगर इन 5 चीजों में से कोई चीज आती है, कोई चीज हो रही है, या एक से ज्यादा चीजें हो रही हैं, देन वी विल से दैट केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। ये सारी जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारी ऑब्जर्व करने वाली चीजें हैं। मतलब आपको कलर चेंज होते हुए दिखाई देगा, आपको गैस निकलते हुए दिखाई देगी, प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हुए दिखाई देगा, है ना, स्टेट चेंज होते हुए दिखाई तो यहाँ पे ये सारी चीजें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अंदर ही अंदर तो और भी बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन वो हम देख नहीं पाएंगे, जो देख पाएंगे वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके ना, क्लियर एवरीवन, ओके। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, यहां तक समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाता है व्हेन डज अ केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस,
तो हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज कब हुआ है, जब उसके अंदर इनमें से कोई चीजें टेक प्लेस कर रही है। ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं जितना हम लोगों ने आज पढ़ा है। ठीक है, वी विल नॉट गो फर्दर, आज हम इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। एक बार एनसीईआरटी से पढ़ भी लेते हैं। आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक्स हैं, निकालिए। चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। Consider the following situations. Consider the following situations of daily life and think what happens when. Is it clear to everyone? सबको दिखाई दे रहा है पीछे? पक्का ना, सबको विजिबल है कुछ? Consider the following situations of daily life and think what happens when milk is left at room temperature during summers. What will happen? Milk will form into curd. An iron tawa or pan is left exposed to humid atmosphere. ठीक है, रस्टिंग, ये सारी चीजें देखी ना हमने। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड इज कुक्ड, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वी रेस्पायर। ये सारे केसेस हमने देखे, ये सारे के सारे क्या है, एग्जांपल्स ऑफ chemical change. Examples of chemical change. In all the above situation, the nature and the identity of initial substances have somewhat changed. The nature and identity of the initial substances have somewhat changed. ठीक है, changed किसी भी तरीके से change हो जाएगी ये। We have already learned about the physical and chemical changes of matter in our previous classes. Whenever a chemical change occurs, we can say that chemical reaction has taken place. Understood? है ना? Whenever a chemical change has occurred, we can say that chemical reaction has taken place. You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. Actually chemical reaction का क्या मतलब होता है? How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform the following experiment. ये वही experiment है जो अभी हम लोगों ने perform किया है ना, ये वही activity है जो हम लोगों ने perform की। ये pair of tongs, ठीक है, ये हमारा बंसन बर्नर, ये हमारा मैग्नीशियम रिबन, उसको जो हमने पहले से क्लीन किया हुआ है, ये वॉच ग्लास, चाइना डिश, पेट्री डिश, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जब हम उसको हीट करते हैं तो बर्न करते हैं, तो बर्न करने पर व्हाइट कलर का ऐश निकलता है, विच इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे दिस एक्टिविटी नीड्स टीचर्स असिस्टेंस, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स बियर आई प्रोटेक्शन। टीचर असिस्टेंस इसलिए बिकॉज वी आर डूइंग विद फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, हम आग के साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो अभी हमें टीचर के असिस्टेंस, मतलब स्कूल में आप करेंगे तो टीचर का असिस्टेंस चाहिए। और आई के ऊपर इसलिए बिकॉज कई बार क्या होता है, कोई चीज मतलब जलती हुई चीज उछट के हमारी आंख पे लग सकती है, इस वजह से केमिस्ट्री में जब भी हम फायर से रिलेटेड या कोई एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमेशा जो वो वाले गॉगल्स पहनते हैं जो जिसमें साइड से क्लोज्ड होता है ना, बिल्कुल वो वाले पहनते हैं, जिससे ये कोई चीज हमारी आई में एंटर ना करे। और साथ में क्या पहनते हैं, साथ में हम एक एप्रन वियर करते हैं, लैब कोट जिसको बोलते हैं। लैब कोट पहनने का पर्पस क्या है कि कोई केमिकल के साथ डील कर रहे हैं या कोई चीज उछट के हमारे ऊपर ना गिरे, और ऊपर गिर भी जाती है तो हमारे स्किन को डैमेज ना करे। ठीक है, clean a magnesium ribbon of about 2 centimeter long by rubbing it with sandpaper. Hold it with a pair of tongs. Burn it using a spirit lamp or a burner and collect the ash formed in a watch glass as shown. Burn the magnesium ribbon keeping as far as possible from your eyes. What do you observe? अच्छा, मुझे यहाँ पे एक बार फिर से आप इसका बताएंगे कि मतलब as ये by rubbing it with sandpaper. सैंड पेपर से रब करने का क्या फायदा है? जो उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर है वो हट जाए, है ना। क्या फायदा है बर्न करने का इससे? जिससे कि उसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर है वो हट जाए और प्रॉपरली बर्न कर सके। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट
इसको और बड़ा तो करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना पक्का। यू मस्ट, क्या क्या ऑब्जर्वेशन होंगे इसके अंदर, व्हाइट कलर का ऐश प्रोड्यूस होगा और वो जो रिबन है उसकी लेंथ छोटी होती चली जाएगी। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, और व्हाइट डैजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो आपके पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपके पेपर में सीधे सीधे ये पूछते हैं व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन। ठीक है, सीधे सीधे ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड। ठीक है, तो आपको ऑब्जर्वेशन में क्या लिखना है, व्हाट विल यू राइट इन ऑब्जर्वेशन। हाँ, वाइट। ठीक है, आपको वो चीजें लिखनी है जो आप ऑब्जर्व करेंगे। कोई ये नहीं लिखेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म हो रही है आपको नहीं पता कि वो उसमें क्या फॉर्म हो रहा है, वो आप देख नहीं सकते, वो आप एनालाइज कर सकते हो, लेकिन आपको जो दिख रहा है आप वो लिखोगे कि यहाँ पे व्हाइट एश इज फॉर्म्ड। ठीक है, एंड व्हाइट dazzling फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ओके, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन्स बर्न विद अ dazzling व्हाइट फ्लेम। तो यहाँ पे मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज एनसीईआरटी से लाइन के बीच से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें एक एक लाइन पढ़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, एक एक सिंगल सिंगल लाइन। तो यहाँ पे बर्न्स विद अ dazzling व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस इट इनटू अ व्हाइट पाउडर। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन हो गए। ठीक है, सबके पास एनसीईआरटी है ना। ठीक है, कीप ऑन अंडरलाइनिंग, जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं वो आप भी अंडरलाइन करते रहिए। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पाउडर क्या है, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। और आप यहाँ पे साइड में ये भी लिख सकते हो कि इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे हम लोग, Mg प्लस O2 विल फॉर्म MgO। अगर हम इसको बैलेंस करें तो अभी आप सिर्फ कर लीजिए बैलेंस, अगली क्लास में हम सीखेंगे बैलेंस कैसे किया जाता है। 2 mg प्लस O2 गिव्स 2 mgO, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप प्लस हीट प्लस लाइट या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जब हीट बाहर निकलती है तब उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जब हीट यूटिलाइज होती है तब उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है ना, बात क्लियर है, यहां तक समझ में आ गई है। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.2, क्या ये वाली एक्टिविटी भी हमने पढ़ी है। टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बताओ फवाज। हाँ, होल ट्वाइस का मतलब वही PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, PbNO3 होल ट्वाइस। अनुरा, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला Ki, पोटेशियम आयोडाइड इज Ki। तो टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन एट पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, देविश्री राइट, नहीं व्हाट इज देविश्री राइट, बताइए व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन lead nitrate is added to potassium iodide, what will you observe? हाँ, तो इट विल फॉर्म अ येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट। ठीक है, आप ये नहीं लिखोगे दैट इट फॉर्म्स लेड आयोडाइड, या फिर आप ये लिख सकते हो इट फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट विच इज येलो इन कलर, ब्रैकेट में लिख सकते हो लेड आयोडाइड। क्योंकि हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन बताना है, तो ऑब्जर्वेशन में हम सिर्फ वो बताएंगे जो हमें ऑब्जर्व होता है, दिखता है ना। नाम तो हमें दिखेगा नहीं ना उसका, सिर्फ हमें कलर दिखाई देगा। प्रेसिपिटेट मतलब जैसे पानी के अंदर अगर चौक डाल दो तो नीचे बैठ जाएगी ना, वैसे। ठीक है, सॉल्यूशन होता है जिससे चीनी पानी के अंदर, ठीक है, वो घुल जाती है, उसे सॉल्यूशन बोलते हैं। और जो ना घुले, जो नीचे सेटल हो जाए, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है ना, तो यहाँ पे दिस इज प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट ये वाली एक्टिविटी भी हमने की है, ये जो नीचे आपकी इसके साथ गिवन है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ क्लोनिकल फ्लास्क, की थी ना अभी हमने ये वाली एक्टिविटी। एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, नीतू। नीतू, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था पीछे सौम्य का, H2SO4। और दिवेश, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पीछे मृगांश, HCl। तो यहाँ पे ये लिख लीजिए, जिन जिन के फॉर्मूले आपको नहीं पता उनके वहां पे लिख लीजिए। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, दैट विल बी HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होगा HCl।
और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, H2SO4। मैं क्यों बोल रहा हूँ इन सारी चीजों पे एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक दिन में याद नहीं होगा, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब बार बार हम सुनेंगे H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो अपने आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम याद हो जाएगा, ठीक है। तो सब लोग लिख लेंगे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है, व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूट। डाइल्यूट उसे पानी में घोला और पानी ज्यादा है एसिड कम है, ठीक है। डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया, पानी ज्यादा है और एसिड कम है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या हो गया, एसिड ज्यादा है और पानी कम है, ठीक है। तो पानी ज्यादा और एसिड कम, दैट इज डाइल्यूट। डाइल्यूट हैंडल एसिड विद केयर, ऑब्वियसली एसिड करोजिव होता है, हमें केयर के साथ हैंडल करना है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स, याद है वहां पे एनिमेशन वर्क नहीं कर रहा था, नहीं सेटल डाउन, तो वो तो जिंक हैवी होता है इससे, लेकिन जब वहां पे एनिमेशन वर्क नहीं कर रहा था थोड़ा सा बबल्स फॉर्म होंगे, तो जिंक ग्रैन्यूल्स के आसपास क्या हो जाएगा, बबल्स सराउंड कर लेंगे उसको। इस फिगर में दिख रहा है यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आसपास क्या आ जाएंगे, बबल्स। और कौन सी गैस के बबल्स होंगे, हाइड्रोजन गैस के बबल्स होंगे। तो टच द कोनिकल फ्लास्क, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर, गर्म हो जाएगा। तो अगर मैं आपका नाम क्या है, लरिशा, लारिशा, लारिशा। तो अगर आपसे इस उसमें पूछा जाता है इस एक्टिविटी में, व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू जिंक ग्रैन्यूल्स, तो आंसर क्या होगा, हाँ एंड हाँ, हीट इज लिबरेटेड, हीट इज इवॉल्व। तो यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन आप लोग लिख लीजिए, कौन कौन से दो ऑब्जर्वेशन होंगे, एक तो बबल्स होंगे, ठीक है, और दूसरा इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर, यस देयर विल बी अ चेंज इन टेम्परेचर। तो दो कौन कौन से होंगे चेंजेस, एक एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड दूसरा इंक्रीज इन टेम्परेचर। दो क्या क्या चीजें होंगी, एक तो एवोल्यूशन ऑफ गैस और दूसरा इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, ओके। तो यहां पे हम लोगों ने ये लिख लिया। तो इन तीन एक्टिविटीज से हमें क्या पता चलता है, इन तीन एक्टिविटीज से हमें पता चलता है कि from the above three activities we can say that any of the following observations help us to determine whether a chemical reaction has taken place। वो क्या क्या है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। वो यहाँ पे नहीं लिखा है, वो आप ऐड कर लीजिएगा, क्या होगा यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब सबको समझ में आ गया। As we observe the changes around us, we can see that there are large variety of chemical reactions taking place around us. We will study about various type of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. Okay, यहाँ तक clear है ना सबको? Any doubt? ठीक है, तो we'll be closing this right now. Okay.